गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हिंदी में हम सेकंड चैप्टर नमक का दारोगा पढ़ रहे थे, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी। अब हमने पिछला क्लास जहाँ तक पढ़ा था, आज उसके आगे हम देखने वाले हैं। ओके, हमने देखा था पिछले क्लास में मुंशी वंशीधर के बेटे वंशीधर का नमक विभाग में दारोगा पद पर नौकरी हो जाता है। मुंशीधर फूले ना समाते यह सुख संवाद सुनकर, लेकिन वहीं दूसरी ओर महाजन लोग कुछ नरम से पड़ जाते हैं। यह संवाद सुनकर कुछ पड़ोसियों के हृदय में सूल सा चुभता है तो कलवार की आसलता लहलहाती है। चलिए अब आगे क्या होता है वो आज हम देखते हैं। जाड़े का समय, जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। ठंड काफ़ी थी और रात का समय था, इसलिए नमक के सिपाही चौकीदार नशे में व्यस्त। मुंशी वंशीधर को आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने अपने कार्य कुशलता से, अपने उत्तम आचार विचार से अफसरों का मन मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। किस पर? वंशीधर पर। ठीक है, वंशीधर पर विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। नमक विभाग का जो दफ्तर था, जहाँ पर वंशीधर थे और अन्य चौकीदार सिपाही जो नशे में अभ्यस्त, रात का समय, जहाँ दफ्तर था, दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। जो नदी पर पुल बना हुआ था वो किसका? तो नावों का बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। मीठी नींद यानी गहरी निंद्रा में नहीं थे। जरा सी भी कुछ आवाज़ आए या किसी ने आवाज़ दिया तो वो उठ बैठते। अब ऐसी स्थिति में दारोगा किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों की कोलाहल सुनाई दी। क्योंकि रात का समय, अब जब रात का समय हो तो लोग आना जाना कहाँ से करेंगे? पुल के ऊपर से। तो जाहिर सी बात है कि नदी के जो प्रवाह है, पानियों की जो गड़गड़ाहट है, जो वो गड़गड़ाहट ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर नदियों की प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और मल्लाह केवल आवाज़ कर रहे हैं, कोलाहल शोर कर रहे हैं। जब यह आवाज़ सुनी वंशीधर तो वो उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? संदेह स्वाभाविक है कि रात के समय एक गाड़ी की आवाज़ नहीं, काफ़ी गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, इसलिए। और वहीं दूसरी ओर गाड़ियों की आवाज़, गड़गड़ाहट तो हो ही रही है, लेकिन मल्लाहों की भी शोर हो रही है। अब वो उठ बैठे कि इतनी रात में इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ जा रही है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, यानी गड़बड़ है। उन्होंने तर्क किया। तर्क करना यानी विचार करना। उन्होंने ये विचार किया। उनके इस विचार को, भ्रम को कहीं ना कहीं गाड़ियों की गड़गड़ाहट बात की पुष्टि की कि कुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य है। उन्होंने वर्दी पहना। वंशीधर ने वर्दी पहना, तमंचा जेब में रखा। तमंचा अर्थात बंदूक। तमंचा जेब में रखा। बात की बाद में वो तर्क करते वर्दी पहनी, तमंचा लिए और घोड़े पर बैठे। आगे घोड़े बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे, क्योंकि दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर ही यमुना नदी बहती थी। अब घोड़ा बढ़ाए पुल की ओर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार उन्होंने जाते देखा। क्या देखा उन्होंने वहाँ पहुँचते ही? कि गाड़ियों की बहुत लंबी कतार है और वो देख रहे हैं कि वो पुल के पार जाते हुए देखा उन्होंने। डांट कर पूछा। सवाल करेंगे क्योंकि दारोगा है और गाड़ी वाले से सवाल करते हैं, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। किसी भी गाड़ी वाले ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सभी शांत रहे। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। आदमी जो गाड़ी में बैठे हुए थे आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। तब आगे वाले ने कहा, उसी में से किसी व्यक्ति ने क्या कहा? ये पंडित आलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। अब वंशीधर क्या कहते हैं? कौन पंडित आलोपीदीन? दातागंज के।
मुंशी वंशीधर चौके। पंडित आलूपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो, कर्जदार ना हो। पंडित आलूपीदीन दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार, लाखों रुपए का लेन देन करने वाले, और इतने छोटे से बड़े जिस ओर जा रहे थे, ये छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी कर्जदार ना हो। व्यापार भी काफ़ी लंबा चौड़ा था, क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार, अनुमान लगाया जा सकता है कि गाड़ियों के अंदर कुछ ना कुछ है। व्यापार काफ़ी लंबा चौड़ा है, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। हर व्यक्ति पंडित आलूपीदीन को जानता था। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार करने आते थे और उनके मेहमान हुआ करते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत अर्थात गरीबों को मुफ्त में भोजन देना। पंडित आलूपीदीन के देख रेख में 12 मास सदाव्रत चलता था। गरीब लोगों को 12 मास मुफ्त में भोजन देते थे। मुंशी बंशीधर ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? गाड़ी वाले जो लंबी कतार लगी हुई थी, उन्हीं में से किसी गाड़ी वाले से क्या पूछते, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, ये कानपुर जाएगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, उन्होंने फिर क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि इसमें आखिर है क्या। फिर वापस सन्नाटा, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। दारोगा साहब जब गाड़ी वालों ने कुछ जवाब नहीं दिया तो उनका संदेह बढ़ गया कि जरूर कुछ न कुछ बात अवश्य। कुछ देर तक उत्तर की बाट देख रहे थे। बाट देखना यानी राह देखना। अब जवाब देंगे, अब जवाब देंगे। उनमें से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तब वंशीधर जोर से बोले, क्या बोले उन्होंने, क्या तुम सब गूंगे हो? तुम सब गूंगे हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है, यानी गाड़ियों में क्या रखा है, लदा क्या है अंदर? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला, जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। घोड़े पर सवार थे। जब गाड़ी वाले ने कुछ उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने घोड़े को धीरे से उस गाड़ी से सटा दी और ऊपर से टटोला यानी छुआ। गाड़ियों में बोरे भरे थे। अब बोरे के अंदर क्या था ये अनुमान लगाने के लिए टटोलना पड़ेगा, बोरा छूना पड़ेगा कि है क्या इसके अंदर। तो भ्रम दूर हुआ। वह नमक के ढेले थे, यानी जो गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी उन गाड़ियों में क्या भरे थे, नमक भरे हुए थे। और नमक के व्यापार पे निषेध था, यानी हमने स्टार्टिंग में ही क्या देखा कि नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु मानी गई और इसके व्यापार पर निषेध लगाया गया कि नमक का व्यापार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर 1-2 गाड़ियाँ नहीं बल्कि बहुत सारी गाड़ियाँ लंबी कतार लगी हुई हैं और ये अवैध तरीके से पंडित आलूपीदीन नमक का व्यापार कर रहे हैं। अब दारोगा क्या करते हैं वो हम आगे देखते हैं। पंडित आलूपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते। पंडित आलूपीदीन पीछे जिस रथ पर सवार थे वो रथ सजा धजा था। सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए। गाड़ी वाले घबरा गए थे क्योंकि दारोगा वंशीधर ने उनकी गाड़ियाँ रोक रखी थी, इसलिए घबराए हुए आए और आलूपीदीन को जगाते हैं, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और वो घाट पर खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। पंडित आलूपीदीन कल लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। ये किसका कहना था? पंडित आलूपीदीन का। लक्ष्मी पर ऐसा अखंड विश्वास, उसका मानना था कि कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है, क्योंकि उसके पास लक्ष्मी यानी पैसे थे, धनवान था। इसलिए उसका मानना था कि इस धरती पे क्या स्वर्ग में भी अगर पैसे हो ना तो लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। यथार्थ अर्थात क्या? सच। उनका कहना ये सच भी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने। अगर पैसे हो आपके पास तो यदि आपने अन्याय किया है तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। ये कहीं ना कहीं समाज की यथार्थ स्थिति पूंजीपति वर्ग की ओर इंगित करता है। न्याय और नीति उनके लिए खिलौने, न्याय और नीति पैसे वाले पूंजीपति वर्ग के लिए खिलौने
पंडित आलूपीदीन का मानना है कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। अगर पैसे हैं तो झूठ को भी सच में बदला जा सकता है। अब लेटे ही लेटे गर्व से बोले, गर्व अर्थात क्या? अभिमान। वो लेटे ही लेटे गर्व से बोले, अभिमान से बोले, चलो हम आते हैं। ये खबर सुनकर गाड़ी वालों ने जो आके सूचना दी उन्हें कि दारोगा साहब ने गाड़ियाँ रोक रखी है, उन्हें कोई चिंता नहीं, वो निश्चिंत हैं। और क्या बोलते हैं गाड़ी वालों को? चलो तुम लोग, हम आते हैं। यह कहकर पंडित ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। खबर सुनने के बाद घबराए नहीं, निश्चिंत है, कितना सुने। पान के बीड़े लगाए, आराम से पान के बीड़े खाएं, लिहाफ ओढ़े, लिहाफ अर्थात चद्दर, उन्होंने चद्दर ओढ़ा और फिर दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई है? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। अब यहाँ पंडित आलूपीदीन लल्लू चप्पू की बातें कर रहे हैं, मक्खन मलाई लगा रहे पंडित, क्योंकि आलूपीदीन का काम यही था कि जब भी बीच में कोई रोड़े अड़चन उनके काम में आए तो व्यक्ति को खरीद लेते, अपना गुलाम बना लेते, घूस रिश्वत देकर अपना काम निकाल लेते थे। अब यही कोशिश उन्होंने की वापस, किसके सामने? वंशीधर के साथ करते हैं। बाबूजी आशीर्वाद दीजिए, कहिए हमसे कौन सा अपराध हो गया कि हमारी गाड़ियाँ यहाँ रोक दी गई है? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि बनी रहनी चाहिए। अब वंशीधर का इस आलूपीदीन का इस मोहिनी वर्षा का कोई भी असर नहीं हुआ। वंशीधर पर क्या प्रभाव पड़ा सुनिए। वंशीधर बड़ा रुखाई से बोले, यानी रूखे स्वर में बोले। क्या बोलते हैं? सरकारी हुक्म है, यानी ये मेरा आदेश नहीं, किसका हुक्म है? सरकार का हुक्म है, इसलिए मैंने गाड़ियाँ रोक रखी है। अब पंडित आलूपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। अब यहाँ सरकार की बातों को, सरकार की अवहेलना करते हैं। क्या कहते हैं? ना तो हम सरकार को जानते हैं, ना तो सरकारी आदेश को जानते हैं, हमारे सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर को कहते हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, यानी ये जो व्यापार इन्होंने किया, अवैध तरीके से जो व्यापार कर रहे हैं, उसे कहते हैं हमारा और आपका ये घर का मामला है, हम बाहर क्यों इस मामले को ले जाए, आपस में इसे निपटा लेते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यानी उनका इतनी रात में दारोगा वंशीधर का आना और गाड़ियों का रोकना, कहते हैं आपने ये व्यर्थ का बेकार में कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट ना चढ़ाए। उस घाट के देवता किसे बना देते हैं? वंशीधर को, क्योंकि दारोगा वंशीधर वहाँ पर तैनात थे, वहाँ कार्य कर रहे थे, इसलिए कहते हैं इस घाट के देवता को कुछ उपहार भेंट ना दें, इधर से जाएँ और उपहार भेंट ना चढ़ाए, ऐसा कहीं हो सकता है? मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। वो जो वैभव, धन संपत्ति से मोहित करना चाहते हैं, घुस देना चाहते हैं, उनकी इस ऐश्वर्य का, धन का, लक्ष्मी का वंशीधर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईमानदारी का नया उमंग, क्योंकि नई नई नौकरी लगी थी, ईमानदारी का नया उमंग, और कड़क होकर बोले, कड़क स्वर में बोले, कड़क स्वर में कहते हैं क्या कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। यानी ईमानदार तो थे ही वंशीधर यही कहते हैं कि हम उस नमक हरामों में से नहीं है जो कुछ पैसों के लिए, चंद कौड़ियों के लिए अपना ईमान बेचते। कर्तव्यनिष्ठ आदमी वंशीधर और उनके वैभव के आगे झुकते नहीं है। आप इस समय हिरासत में हैं। पंडित आलूपीदीन को कहते हैं वंशीधर कि इस समय आप हिरासत में हैं, सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, अब मैं अधिक बात नहीं करना चाहता, मेरे पास समय भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो खड़ा रहेंगे पंडित आलूपीदीन लल्लू चप्पू की बातें करेंगे, चापलूसी करेंगे, मक्खन मलाई लगाकर अपनी बातें वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए सीधा वंशीधर क्या कह देता है कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, अधिक बात करने का समय नहीं है। जमादार बदलू सिंह तुम इसे हिरासत में ले लो। जमादार बदलू सिंह तुम इन्हें हिरासत में ले लो, चलो मैं हुक्म देता हूँ। और वंशीधर जमादार बदलू सिंह को हुक्म देते हैं हिरासत में लेने के लिए, किसे? पंडित आलूपीदीन को। ठीक है, अब आगे क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज इतना ही, ओके।